शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में सुबह का वक्त सबसे ज्यादा शोर भरा होता है। लेकिन शांति निवास नाम के उस आलीशान बंगले के भीतर एक अजीब सी शांति थी। काव्या अपनी रसोई की खिड़की से बाहर देख रही थी, जहां सूरज की पहली किरणें उसकी बूंद को सुखा रही थी। उसे लगा कि काश उसके जीवन की उलझनें भी इसी तरह धूप निकलते ही गायब हो जाए। काव्या एक स्वाभिमानी महिला थी, जो शहर के बड़े बैंक में मैनेजर के पद पर थी। उसकी शादी मोहन से 2 साल पहले हुई थी। मोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, स्वभाव से सरल, थोड़ा शांत और अपनी माँ का बहुत सम्मान करने वाला था। लेकिन यही सम्मान अब काव्या के लिए गले का फंदा बनता जा रहा था। घर की मुखिया थी सुमन देवी। उसके सफेद बाल और चेहरे की झुर्रियां उसके अनुभव से ज्यादा उसके दबदबे की गवाही देती हैं। उसके लिए घर एक मंदिर नहीं, बल्कि एक कॉरपोरेट ऑफिस की तरह था, जहां हर भावना का एक ही सबक होता है। तभी हॉल में सुमन देवी की भारी आवाज गूंजी, नीरा, क्या नाश्ता मेज पर सज गया? नीरा, जो काव्या की जेठानी थी, कांपते हाथों से प्लेट लगा रही थी। उसने दबी आवाज में कहा कि मम्मी जी, बस काव्या चाय लेकर आ रही है। सुमन देवी डाइनिंग टेबल की मुख्य कुर्सी पर बैठ गई। उसके बगल में उसके पति दीपक जी बैठे थे, जो हमेशा की तरह अखबार में अपना मुंह छिपाए हुए थे, ताकि उन्हें घर के किसी भी विवाद में गवाह नहीं बनना पड़े। मोहन भी चुपचाप अपनी कुर्सी पर आ बैठ गया। काव्या चाय की ट्रे लेकर आई और सबको चाय देने लगी। जैसे ही उसने सुमन देवी के सामने कप रखा, उसने चाय की तरफ देखा भी नहीं। उसकी आंखें मेज पर रखे उस स्टील के डिब्बे पर टिकी थी, जिसे वे घर का गुल्लक कहते थे। आज महीने की 1 तारीख है। सुमन देवी ने अपनी चाय में बिस्किट डुबोते हुए कहा, नियम के मुताबिक कल रात तक सबका हिसाब इस डिब्बे में आ जाना चाहिए। मोहन ने अपना लिफाफा दे दिया। दीपक जी की पेंशन का हिस्सा भी आ गया है। काव्या, तुम्हारी फाइल अभी खाली क्यों है? काव्या ने एक गहरी सांस ली और मोहन की तरफ देखा। मोहन ने तुरंत अपनी नजरें चुरा ली और चाय के कप में खो गया। काव्या ने खुद को संभाला और बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, मम्मी जी, इस महीने में पैसे नहीं दे पाऊंगी। पूरे हॉल में जैसे सन्नाटा जम गया। मीरा के हाथ से बिस्किट गिरते गिरते बचा। दीपक जी ने अखबार थोड़ा नीचे किया। सुमन देवी ने धीरे से अपना कप मेज पर रख दिया। क्या कहा तुमने? सुमन देवी की आवाज धीमी थी, लेकिन उसने खतरनाक थी। मम्मी जी, मेरे पिता के घुटनों का ऑपरेशन होना है। अगले हफ्ते उनकी सर्जरी की तारीख है। मेरा छोटा भाई अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा है। उसकी इंटर्नशिप से पैसे नहीं मिलते, इसलिए इस महीने और शायद अगले कुछ महीनों तक मेरी पूरी सैलरी मेरे मायके जाएगी। काव्या ने साफ साफ कह दिया। सुमन देवी खिलखिलाकर हंसी, पर उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी। मायके की जिम्मेदारी? बहू, जिस दिन उस घर की दहली लांगी थी, उसी दिन तुम्हारा पिछला सारा लेखा जोखा खत्म हो गया था। अब तुम इस घर की बहू हो। यहाँ रहने का, खाने का और बिजली पानी का खर्चा लगता है। हम तुम्हारे पापा के इलाज का ठेका नहीं ले कर बैठे। काव्या की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। मम्मी की जिम्मेदारी कोई ठेका नहीं होती। अगर मोहन आपकी जिम्मेदारी उठाते हैं, तो क्या वह गलत है? अगर मैं अपनी माँ का ख्याल रखना चाहती हूँ, तो वह अपराध कैसे हो गया?
जुबान मत चलाओ काव्या। सुमन देवी बोली, मोहन बेटा, उसका हक है। तुम यहाँ आई हो, तुम पर हमारा हक है। अगर तुम इस घर के कोर्स में अपना हिस्सा नहीं डाल सकती तो तुम्हें इस घर की सुख सुविधाओं का इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है। मोहन ने धीरे से कहा, माँ थोड़ा शांत हो जाइए, काव्या की बात तो सुनिए। तू चुप रहे मोहन, सुमन ने उसे वहीं रोक दिया। तूने ही तो इसे सिर पर चढ़ा कर रखा है। आज पैसे नहीं देगी, कल कोई घर के काम से मना करेगी। काव्या सुन लो, अगर शाम तक तुम्हारा हिस्सा इस डिब्बे में नहीं आया तो कल से इस रसोई में तुम्हारे लिए खाना नहीं बनेगा। और हाँ, घर की कोई भी चीज़ साबुन से लेकर शैम्पू तक तुम इस्तेमाल नहीं करोगी। काव्या सुन रह गई। उसने अपनी सांस में एक लेडी डॉन नजर आने लगी। उसने मोहन की तरफ देखा। उम्मीद थी कि वह कुछ कहेगा, लेकिन मोहन ने फिर से सिर झुका लिया। काव्या ने अपना बैग उठाया और बिना कुछ कहे बाहर निकल गई। उसे आज पहली बार महसूस हुआ कि वह एक परिवार में नहीं बल्कि एक कैदखाने में है, जहाँ भावनाओं की कीमत नोटों से आंकी जाती है। ऑफिस से घर लौटते समय काव्या को एक उम्मीद थी कि शायद मोहन ने फोन करके माँ को समझाया होगा या कम से कम उससे बात करेगा, लेकिन मोहन का पूरा दिन कोई मैसेज नहीं आया। जैसे ही काव्या ने घर के अंदर कदम रखा, उसे माहौल बदला बदला सा लगा। नीरा भाभी रसोई के बाहर खड़ी थी और उसके चेहरे पर घबराहट थी, साफ दिखाई दे रही थी। काव्या रसोई की तरफ बढ़ी क्योंकि उसे बहुत तेज प्यास लगी थी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, उसने देखा कि रसोई के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ है। काव्या दंग रह गई। वह पलटकर हॉल में आई, जहां सुमन देवी आराम से कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रही थी। मम्मी जी, रसोई में ताला क्यों लगा है? काव्या ने सीधा पूछा। सुमन देवी ने टीवी की आवाज़ कम की और तिरछी नज़र से काव्या को देखा। सुबह जो कहा था, क्या तुम भूल गई? जब तुम इस घर के खर्चे में अपनी सैलरी का हिस्सा नहीं दोगी तो इस घर का दाना पानी भी तुम्हारे लिए नहीं है। यह ताला इसलिए है ताकि तुम चोरी छुपे कुछ खाना ना खा लो। काव्या को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। चोरी छुपे? मम्मी जी, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई चोर नहीं। और मोहन कहाँ है? मोहन ऊपर अपने कमरे में है। उसे कह दिया गया है कि वह तुम्हारे लिए खाना नीचे से न ले जाए। अगर उसने ऐसा किया तो उसे भी भुगतना होगा। सुमन देवी ने दो टूक जवाब दिया। काव्या अपने पैर पटकते हुए ऊपर कमरे में गई। मोहन बिस्तर पर लेटा हुआ फोन चला रहा था। मोहन, यह सब क्या तमाशा है? मम्मी जी ने रसोई में ताला लगा दिया है और तुम यहाँ चुपचाप लेटे हो। काव्या चिल्लाई। मोहन उठकर बैठ गया और अपनी गर्दन खुजलाते हुए बोला, काव्या यार, तुम क्यों फालतू में बहस कर रही हो? माँ का स्वभाव तुम जानती ही हो। दे दो ना अपनी सैलरी का आधा हिस्सा। वैसे भी भाई की पढ़ाई के लिए पैसे बाद में भी दे सकती हो। पापा का ऑपरेशन अगले हफ्ते है। मोहन, क्या तुम अपनी माँ के लिए ऐसा कह सकते हो? काव्या ने ऊंची आवाज में कहा, देखो, मुझे बीच में मत घसीटना। माँ ने साफ कह दिया है कि अगर मैं तुम्हारे पक्ष में बोला तो वह मुझे भी घर से बाहर निकाल देगी या मेरे पेट्रोल के पैसे बंद कर देगी। मैं इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। मोहन ने चादर ओढ़ते हुए कहा। काव्या को मोहन की बात पर सुनकर इतना गुस्सा आया तो उसने अपने पास पड़ा तकिया उठाकर मोहन को खींचकर मारा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें।
तुम पति हो या अपनी माँ के पल्ले से बंधे हुए कोई दूध पीते बच्चे। जाओ, ले लो हाथ में दूध की बोतल और सो जाओ। काव्या ने उस रात कुछ नहीं खाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अगले दिन सुबह वह जल्दी उठी। नीरा भाभी डरते डरते सबके लिए नाश्ता बना रही थी। काव्या ने जाकर अपना हिस्सा मांगना चाहा, तो उसकी ननद मोहन की बहन ने प्लेट खींच ली। भाभी, मम्मी का हुक्म है, पैसे नहीं तो नाश्ता नहीं, ननद ने अकड़ कर कहा। काव्या ने गहरी सांस ली और मुस्कुराई और उसने अपनी प्लेट वापस छीनी और बोली, इस घर में खाना मेरा अधिकार है और मैं अपना अधिकार लेना जानती हूँ। काव्या ने अपना नाश्ता लिया, कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद किया और आराम से बैठकर खाया। ऑफिस जाने से पहले उसने सुमन देवी को साफ साफ कह दिया, मम्मी जी, अगर आपने खाने के बदले पैसे मांगे हैं तो ठीक है, लेकिन याद रखिए आज से मैं घर का कोई भी काम नहीं करूँगी। झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, इन सब का हिसाब भी मैं जोड़ूंगी। अगर मुझे खाना मुफ्त में नहीं मिल रहा तो मेरा काम भी मुफ्त में नहीं होगा। सुमन देवी का मुंह खुला का खुला रह गया। घर में अब असली जंग शुरू हो चुकी थी। काव्या के ऑफिस जाने के बाद घर में जैसे भूकंप आ गया था। सुमन देवी पूरे घर में टहल रही थी और गुस्से में बड़बड़ा रही थी। इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे धमकी देकर गई है कि काम नहीं करेगी। अरे, इस घर में रहना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। शाम को जब काव्या ऑफिस से थकी हारी आई तो उसने देखा कि हॉल में सोफे पर सुमन देवी, ननद और मोहन तीनों मुंह फुलाकर बैठे हैं। घर में धूल बिखरी थी और सिंक बर्तनों से भरा पड़ा था। नीरा भाभी कोने में चुपचाप खड़ी थी। शायद उन्हें भी काव्या की मदद करने से मना किया गया था। काव्या बिना किसी की तरफ देखे अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। कहाँ जा रही है महारानी? सुमन देवी ने आवाज़ को तीखा किया। देख जरा घर की क्या हालत हो रखी है। नीरा की तबीयत ठीक नहीं है। जा जाकर रसोई संभाल और सारा घर साफ कर। काव्या रुकी, मुड़ी और बड़े शांत भाव से बोली, मम्मी जी, सुबह मैंने क्या कहा था? अगर मुझे इस घर में एक रोटी खाने के लिए पैसे देने पड़ रहे हैं तो मेरा काम भी मुफ्त में क्यों होगा? मैंने ऑफिस में बैठकर हिसाब लगाया। घर में झाड़ू पोछा करने के 2000, बर्तन धोने के 2000, खाना बनाने के 1000 रुपये प्रतिदिन के। आज का मेरा मिलाकर कुल बिल 5000 बनता है। आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं अभी काम शुरू कर देती हूँ। सुमन देवी का पारा 7वें आसमान पर पहुँच गया था। तू तू अपने ही घर में काम करने के पैसे मांगेगी? शर्म नहीं आती? शर्म तो आपको आनी चाहिए मम्मी जी, जो अपनी बहू के खाने के पैसे मांग रही है। काव्या ने बराबरी से जवाब दिया। उस रात काव्या ने घर का एक भी काम नहीं किया। उसने चुपचाप अपने लिए ऑनलाइन खाना ऑर्डर किया। जब डिलीवरी बॉय आया तो सुमन देवी ने दरवाजे पर ही उसे रोक दिया। इस घर में बाहर का खाना नहीं आएगा, सुमन देवी चिल्लाई। काव्या पीछे से आई और डिलीवरी बॉय से अपना पैकेज लेते हुए बोली, मम्मी जी, आपने घर की रसोई पर ताला लगाया है, मेरे मुंह पर नहीं। मैं अपने पैसे से कुछ भी खाऊं, आपको उसे क्या? मोहन बीच में आया और बोला, काव्या बस बहुत हुआ, तुम माँ की बेइज्जती कर रही हो। काव्या ने मोहन की आंखों में झांक कर देखा और बोली, बेइज्जती? मैं नहीं, तुम्हारी माँ कर रही है और तुम बस एक दर्शक बने हुए हो। याद रखना मोहन, जिस दिन मेरा सब्र टूटा उस दिन मैं सिर्फ खाना ही नहीं, यह रिश्ता भी बाहर से ऑर्डर कर लूँगी। अगले दिन मामला और बिगड़ गया। जब काव्या ऑफिस से वापस आई तो उसने देखा कि घर के मुख्य दरवाजे पर अंदर से कुंडी लगी थी
उसने घंटी बजाई, दरवाज़ा पीटा, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। तभी खिड़की से ननद की आवाज़ आई। मम्मी ने कहा है, जिसने घर का खर्च नहीं दिया उसके लिए घर के दरवाजे बंद हैं। आज की रात बाहर ही गुजारो, तब अकल ठिकाने आएगी। काव्या की आंखों में एक पल के लिए आंसू आए, लेकिन उसने उन्हें पी लिया। उसने देखा कि मोहल्ले के कुछ लोग अपनी खिड़कियों से यह तमाशा देख रहे हैं। काव्या ने सोचा, अगर यह लोग तमाशा देखना चाहते हैं तो मैं इन्हें असली फिल्म दिखाती हूँ। काव्या ने रोने या गिड़गिड़ाने की बजाय अपनी आवाज़ बुलंद की और चिल्लाकर बोली, सुनिए मोहल्ले वालों, देखिए इस घर का असली चेहरा। कमाऊ बहू की सैलरी चाहिए, लेकिन उसे घर में घुसने नहीं दिया जा रहा। क्या यही आपके संस्कार हैं सुमन देवी? काव्या का शोर सुनकर लोग घरों से बाहर आने लगे। सुमन देवी की इज्जत अब गली के चौराहे पर नीलाम होने वाली थी। काव्या की आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सामने वाले पंडित जी भी हमेशा मोहल्लों की पंचायतों में आगे रहते थे। अपनी बालकनी से झांकने लगे। धीरे धीरे औरतों और मर्दों की भीड़ काव्या के घर के सामने जमा हो गई। काव्या ने चुप रहने की बजाय सबको अपनी आप बीती सुनानी शुरू कर दी। देख लीजिए भाइयों और बहनों, इस घर में बहू से पैसे मांगे जाते हैं, दिन भर काम भी कराया जाता है, और मेरे बीमार पिता के इलाज के लिए पैसे देने से मना कर दिया और रात को घर में घुसने तक नहीं दिया। क्या यही आज के ज़माने की सासू माँ का न्याय है? मोहल्ले की औरतों ने कानाफूसी शुरू हो गई। कोई कह रहा था, अरे सुमन जी तो बड़ी संस्कारी बनती थी, यह क्या कह रही हो? तो कोई बोलना, आजकल की बहू को दबाना इतना आसान नहीं। अंदर सुमन देवी के हाथ पांव फूलने लगे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि काव्या इतनी निडर होकर बीच सड़क पर तमाशा कर देगी। हिमानी ननद जो पर्दे के पीछे से झांकते हुए कहा, मम्मी यह तो सबको बुला रही है, हमारी तो बड़ी बदनामी हो रही है। तभी पंडित जी की पत्नी ने नीचे आकर अपना फ़ोन निकाला और बोली, काव्या तू घबराना मत, अब ज़माना बदल गया है। किसी महिला को ऐसे घर से बाहर निकालना अपराध है। मैं अभी पुलिस को फ़ोन करती हूँ। तो काव्या ने गहरी सांस ली। उसे बुरा लग रहा था कि घर की बात बाहर आई, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका था। 20-25 मिनट में पुलिस की गाड़ी का सायरन मोहल्ले में गूंजने लगा। एक महिला पुलिस कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर गाड़ी से नीचे उतरे। भीड़ को हटाते हुए कांस्टेबल काव्या के पास आई। क्या मामला है? आपने फ़ोन किया था? काव्या ने आंखों में आंसू भरकर लेकिन मजबूती से कहा, मैडम मैं इस घर की बहू हूँ। मेरी सास मुझसे पैसे मांगती है और ना देने पर मुझे घर में घुसने भी नहीं दे रही। मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं और अब यह मुझे बेघर कर रही है। पुलिस वाले ने दरवाजे पर जोर से दस्तक दी। अंदर जो भी है दरवाज़ा खोलिए, वरना हमें दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा। सुमन देवी ने कांपते हाथों से ताला खोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला, पुलिस सीधे अंदर दाखिल हुई। उनके पीछे पीछे काव्या और मोहल्ले के कुछ लोग भी अंदर आ गए। सुमन देवी ने सफाई देने की कोशिश की। साहब, यह हमारे घर की बात है, यह लड़की नियम नहीं मानती। महिला पुलिस ने उन्हें रोकते हुए कहा, नियम घर के होते हैं, कानून देश का होता है। आप अपनी बहू को घर से बाहर नहीं निकाल सकती। अगर यह डोमेस्टिक वायलेंस और हरासमेंट का मामला बनता है। पुलिस ने मोहन की तरफ देखा जो सोफे के पीछे दुमका खड़ा था। आप इनके पति हैं? अपनी पत्नी को बाहर खड़ा देखकर आपको शर्म नहीं आई?
मोहन की गर्दन झुक गई। उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। पुलिस ने सुमन देवी और मोहन को साफ चेतावनी दी कि अगर आगे से काव्या को परेशान किया या उसे घर में आने से रोका तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। पुलिस के जाने के बाद घर में ऐसी चुप्पी छाई कि घड़ी की टिक टिक का भी शोर लग रहा था। सुमन देवी, जो अब तक शेरनी बनी फिरती थी, एक कोने में बुत बनकर बैठी थी। उसकी सारी हैकड़ी एक पल में निकल गई थी। काव्या अपने कमरे में गई, अपना बैग रखा और बाहर आई। उसकी चाल में अब एक अलग ही ठहराव था। उसने मोहन की तरफ देखा और बड़े सब्र में कहा, मोहन, आज तुमने साबित कर दिया कि तुम सिर्फ एक बेटे हो, पति कभी नहीं बन पाए। पुलिस के जाने के बाद घर का माहौल ऐसा था जैसे किसी ने जलते हुए अंगारों पर पानी डाल दिया हो। सुमन देवी, जो पूरे मोहल्ले में प्रसिद्ध थी, वह आज मिट्टी में मिल चुकी थी। मोहल्ले की औरतें अभी बाहर खड़ी बातें कर रही थीं, जिनकी आवाज़ खिड़कियों से अंदर तक आ रही थी। मोहन सोफे पर बैठा अपना सिर पकड़े हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि माँ को संभाले या काव्या से बात करें। अंत में उसने हिम्मत जुटाई और काव्या के कमरे में गया। काव्या अपना बैग पैक कर रही थी। तुम यह क्या कर रही हो? पुलिस को बुलाना क्या जरूरी था? पूरे मोहल्ले में थू थू हो गई। मोहन ने दबी आवाज़ में कहा। काव्या रुकी। उसने मोहन की तरफ देखा। एक ठंडी हंसी। पुलिस की वजह से हुई है मोहन, या तुम्हारी माँ की वजह से, जिसने अपनी बहू को सड़क पर खड़ा कर दिया, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी वजह से, जो अंदर खड़ा तमाशा देख रहा था। काव्या, मैं माँ के खिलाफ कैसे बोलता? उन्होंने मुझे पाला पोसा है। मोहन ने सफाई दी। पालने पोसने का मतलब यह तो नहीं होता मोहन कि तुम अपनी पत्नी का कत्ल होते देखते रहो। साथ देना कोई एहसान नहीं होता, वह तुम्हारा हक और फर्ज है। काव्या ने बैग पैक किया और जिप बंद करते हुए कहा। काव्या अपना बैग लेकर नीचे हॉल में आई। सुमन देवी अभी भी वहीं बैठी थी। हिमानी और नीरा भाभी भी कोने में खड़ी थी। काव्या ने सुमन देवी के सामने खड़े होकर कहा, मम्मी जी, आज आपने मुझे घर से बाहर निकाला था, लेकिन अब मैं खुद इस घर से बाहर जा रही हूँ। आपके इस गुल्लक वाले घर में प्यार की कोई जगह नहीं है। सुमन देवी गुस्से में तमतमा उठी। जा शौक से जा, देखती हूँ बिना इस छत के कहाँ रहती है। मेरे लाल को तो यही छोड़ कर जाएगी ना। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मोहन, जो अब तक पीछे खड़ा था, आगे आया और काव्या के बैग का हैंडल पकड़ लिया। नहीं माँ, काव्या अकेली नहीं जाएगी, मैं भी इसके साथ जा रहा हूँ। मोहन की आवाज़ में पहली बार एक दृढ़ता थी। सुमन देवी को जैसे बिजली का झटका लगा। क्या तू इस औरत के लिए अपनी माँ को छोड़ेगा? मोहन, तू जोरू का गुलाम बन गया है। मोहन ने शांति से कहा, माँ, मैं इस घर को नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपकी गलत सोच छोड़ रहा हूँ। अगर मैं आज काव्या के साथ नहीं खड़ा हुआ तो मैं ताउम्र खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। आपने काव्या के साथ जो किया वह कोई भी स्वाभिमानी इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा। सुमन देवी रोई और चिल्लाने लगी, ले गई यह जादूगरनी, मेरे बेटे को ले गई। लेकिन काव्या और मोहन अब रुकने वाले नहीं थे। नीरा भाभी ने काव्या की तरफ देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे काव्या की जीत ने भी थोड़ी हिम्मत दे दी। अब दरवाजे के बाहर निकलते वक्त काव्या ने मुड़कर एक आखिरी बार उस घर को देखा। पीछे एकदम दम घोटू माहौल और सामने आज़ाद आसमान में सूरज डूब रहा था।
लेकिन काव्या के जीवन में एक नई सुबह की शुरुआत हो रही थी। तो उन्होंने टैक्सी बुलाई, अपनी नई मंजिल की ओर निकल पड़े। अब उनके पास अपना बड़ा बंगला नहीं था, लेकिन उनके पास एक दूसरे का साथ और सबसे ज़रूरी आत्मसम्मान था। अगर यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।